फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। और आज की इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर है साइंस का, क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2 जो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, हमने इस चैप्टर में कुछ जो टॉपिक्स हैं वो पहली एक वीडियो में पढ़ लिया है, एसिड के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। अब देखिए, हमने उस वीडियो में एसिड के बारे में पढ़ लिया था, एसिड के क्या क्या यूजेस हैं उनके बारे में पढ़ लिया था, सब पढ़ लिया था। अब बात आती है केमिकल नेचर ऑफ एसिड, एसिड के केमिकल नेचर की, कि सारे एसिड में क्या चीज़ कॉमन होती है। जितने भी एसिड होते हैं ना, सब में कॉमन क्या होता है? तो जितने भी एसिड हैं सब में कॉमन होता है हाइड्रोजन। ठीक है, आप जितने भी एसिड देखेंगे हर एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, और क्या है कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, अभी इसी तरीके में हम एसिड की एक डेफिनेशन दे सकते हैं ऐसे कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और जब हम उन्हें पानी में डिज़ोल्व करते हैं ना, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो हमें H+ आयंस देते हैं। कैसे? जैसे कि देखिए यहाँ पे आपके पास है HCl। ठीक है, आपने इसे क्या किया, पानी में डिज़ोल्व किया, यानी कि वाटर के साथ एक तरीके से रिएक्ट कराया, इसे पानी में डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना है कि आपका जो हाइड्रोजन आयन है वो अलग हो जाएगा H+, और ये जो क्लोरीन आयन है ये अलग हो जाएगा Cl-। ये दोनों आयन्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि जब भी आप एसिड्स को पानी में डालते हैं तो वो एसिड क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं आपको। ठीक है, वो किस में डिकम्पोज हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयन में, और जो भी उसके साथ दूसरा आयन रहता है उसमें। तो जितने भी एसिड है ना, जब भी आप उन्हें पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो वो आपको हाइड्रोजन आयन ज़रूर देंगे। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, ये जो आपका हाइड्रोजन आयन है ना, ये हाइड्रोजन आयन इस वाटर के साथ अटैच होके क्या बन जाता है, H3O+, जिसे आप क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। जैसे कि ये HCl है, ये पानी में डिज़ोल्व होने के बाद H+ आयन और Cl- आयन में डिकम्पोज हो गया, टूट गया। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, अब ये जो H+ आयन है ना, ये वाटर जो है, वाटर पहले तो HCl H+ आयन और Cl- आयन में टूट गया। अब ये जो H+ आयन है ये वाटर के साथ अटैच हो जाता है, तो ये किसके साथ अटैच होगा, H2O के साथ, और जब ये उसके साथ अटैच होगा तो क्या बन जाएगा, H3O+, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपने यहाँ पे क्या पढ़ा है एसिड के बारे में। सब एसिड में क्या कॉमन होता है कि सारे एसिड के पास हाइड्रोजन होता है, और जब भी वो उन्हें पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो H+ आयन हमें देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ये बात नहीं आती है कि ग्लूकोज और अल्कोहल के पास हाइड्रोजन होता है तो ये भी एसिड होते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, भले ही ग्लूकोज में हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है, दोनों में हाइड्रोजन होता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों एसिडिक नहीं है। ठीक है, इनके पास कोई एसिडिक कैरेक्टर नहीं होता है। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो इसके पास हाइड्रोजन होता है, अल्कोहल के पास भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन ये कोई भी एसिडिक कैरेक्टर अपना शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि देखिए, हाइड्रोजन होने के साथ साथ एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम इन्हें पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये H+ आयन देंगे। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में ऐसा नहीं होता। भले इनके पास हाइड्रोजन है, बट जब हम इन्हें पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये H+ आयन नहीं देते, H+ आयन में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये अल्कोहल और ग्लूकोज जो है ना, वो बिल्कुल भी एसिडिक कैरेक्टर के नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे देखिए क्या है, एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। अब एक बात और है, एक ट्विस्ट और है, क्या कि एसिड जो होते हैं ना
वो वाटर की प्रेजेंस में ही सिर्फ अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं। अगर वाटर नहीं होगा तो वो भी अपना एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाएंगे। कैसे? जैसे कि अगर HCl गैस है, हाइड्रोक्लोराइड गैस, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, अब हाइड्रोक्लोराइड गैस भी होती है, ठीक है। तो अभी अगर हाइड्रोक्लोराइड जो है वो गैस की फॉर्म में है, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोराइड गैस जो है ना वो बिल्कुल भी कोई भी एसिडिक प्रॉपर्टी आपको शो नहीं करेगी, डज नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टीज़, ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे? अगर आप देखिए क्या कहते हैं कि ये जैसे कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे कोई भी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, आप इसमें क्या कीजिए, NaCl को और H2SO4 का रिएक्शन कराइए, NaCl और H2SO4 का रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा Na2SO4 और HCl गैस क्या हो जाएगी, यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, HCl गैस यहाँ से बाहर निकलेगी। अब जब वो HCl गैस आपकी इस टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलेगी ना, तो आप इस टेस्ट ट्यूब के पास एक ड्राई लिटमस पेपर को लेके आइए। लिटमस पेपर में भी वाटर की कोई प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो भी उसमें भी बिल्कुल वाटर नहीं होना चाहिए, वो भी एकदम ड्राई होना चाहिए, सूखा हुआ। उस ड्राई लिटमस पेपर को अगर आप इस टेस्ट ट्यूब के पास लेके आते हैं ना, तो उस पेपर का कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। वैसे तो नॉर्मली जब हम किसी भी एसिड में लिटमस पेपर को डालते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को, तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पे आप ब्लू लिटमस पेपर को इस टेस्ट ट्यूब के पास लेके आएंगे ना, तो HCl गैस की प्रेजेंस में भी वो क्या होगा, वो रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब तो यही है साफ साफ कि HCl जो है वो HCl गैस जो है ना वो क्या कहते हैं, कोई भी एसिडिक प्रॉपर्टी अभी शो नहीं कर रही, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, उस HCl गैस को, ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व कर दीजिए, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ HCl गैस इन वाटर, ठीक है, HCl गैस का आप वाटर में सॉल्यूशन ले लीजिए। तो अब क्या होगा, अब अगर आप लिटमस पेपर को उस वाटर में डिप करके देखेंगे, उस सॉल्यूशन में डिप करके देखेंगे, तो वो ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अब वो जो HCl गैस है, अब वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो कर रही है। तो कहीं ना कहीं जितने भी एसिड होते हैं ना, वो सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में ही अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, वाटर की एब्सेंस में वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाते। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो वाटर की प्रेजेंस में H+ आयन देते हैं, और इसी की वजह से दस एसिड गिव्स H+ आयन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इसीलिए एसिड जो है वो H+ आयन में कब टूटता है? सिर्फ और सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में। और जब वो वाटर की प्रेजेंस में टूटता है, तब जब वो H+ आयन की उसमें H+ आयन की फॉर्म में जब वो टूटता है, तभी वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो भी करता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वर्सेस वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में क्या फ़र्क होता है? देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो वाटर में कम्प्लीटली क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर उसे हम पानी में डालें तो वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा और कम्प्लीटली आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। कम्प्लीटली उसके जितने भी सारे आयंस क्या, वो पूरा का पूरा आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड की एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयंस देता है। ठीक है, कि अगर आप किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो आपको बहुत सारा अमाउंट ऑफ H+ आयन मिलेगा, इसीलिए उन्हें ऐसे एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। HCl हो गया, HNO3 हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब वही बात करते हैं हम वीक एसिड्स की। इसमें आते हैं एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बनिक एसिड। जब हम इन्हें वाटर में डिज़ोल्व करते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, ये पार्शियली टूटते हैं। मतलब कि ये कम्प्लीटली वाटर में टूटते नहीं आयंस में, ये इसके मतलब कुछ ही आयंस आपको ऑब्टेन होंगे। और यहाँ पे जब भी आप इन एसिड्स को, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या कार्बनिक एसिड को वाटर में डालते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत कम अमाउंट ऑफ H+ आयंस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे H+ आयंस का जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत कम होगा, तो इसीलिए इन्हें वीक एसिड्स कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं, आगे क्या है, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड।
कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, तो इनकी डेफिनेशन जो है बहुत इजी है समझना, इन्हें बहुत आसान है। देखिए, डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो। डाइल्यूट मतलब वो ना कैसा हो जाए, थोड़ा वीक हो जाए, ठीक है, उसमें ना आप वाटर ज़्यादा मिक्स कर देते हैं तब वो कैसा हो जाता है, डाइल्यूटेड हो जाता है। अब जैसे आप देखेंगे स्कूल की लैब्स में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो हमेशा डाइल्यूटेड होता है, क्योंकि डाइल्यूट एसिड ना थोड़ा कम हार्मफुल होता है। तो डाइल्यूट एसिड जो होता है वो आपको कैसे मिलेगा, आप कंसनट्रेटेड एसिड में पानी मिक्स कीजिए तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट में क्या होता है, वो एसिड थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, ठीक है। और कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है, कंसनट्रेटेड एसिड होता है जिसमें बहुत कम पानी होता है, मतलब वो एसिड वही एसिड रहेगा लेकिन उसमें H+ आयन ज़्यादा होंगे और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन जब आप उसमें पानी मिक्स कर देंगे तो वो डाइल्यूटेड एसिड बन जाएगा, ठीक है। और लैब्स में, स्कूल लैब्स में डाइल्यूटेड एसिड का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब किसी एसिड को आपको डाइल्यूट कैसे करना है। मान लीजिए आपके पास एक एसिड दिया है, कोई भी एसिड है आपके पास दे रखा है, ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड एसिड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें H+ आयंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये मतलब एक ड्रॉप भी गिर जाए ना तो मतलब अगर एक ड्रॉप भी गिर जाए तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको किसी कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें क्या करेंगे, पानी मिक्स करेंगे, है ना, ठीक है, पानी मिक्स करेंगे उसमें। तो पानी कैसे मिक्स करेंगे, इसका भी एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि जब भी आप किसी कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, उसमें पानी मिक्स करते हैं, तो ये प्रोसेस जो होती है बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब कि इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से निकलती है। तो अगर आपको किसी भी एसिड को क्या करना हो, डाइल्यूट करना हो, ठीक है, अगर आपको किसी भी एसिड को डाइल्यूट करना हो तो आप क्या करेंगे, देखिए, एक बीकर में वाटर लेंगे, ठीक है, एक बीकर में आपने वाटर लिया, एक स्टीयरिंग रॉड लेंगे, एक रॉड जिससे आप उसे चलाएंगे और फिर धीरे धीरे करके आप उसमें एसिड को डालेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके आप एसिड को उस वाटर में डालेंगे और स्टीयरिंग रॉड की हेल्प से उसे मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से आप आप एसिड को डाइल्यूट करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, कभी ऐसा मत कीजिएगा कि आपके पास किसी बीकर में एसिड है और आपने उसमें क्या कर दिया, वाटर डालना स्टार्ट कर दिया उसको डाइल्यूट करने के लिए। ये मेथड बिल्कुल गलत होता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये प्रोसेस, जो डाइल्यूशन की प्रोसेस होती है, ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद उस हीट की वजह से जो आपका बीकर है वो टूट सकता है, ठीक है, और आग लगने के भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसीलिए आप जब भी डाइल्यूशन करें एसिड का तो वाटर में एसिड को मिलाएं, ना कि एसिड में वाटर को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे बारी आती है बेस की। यहाँ तक बस एसिड था, एसिड ख़त्म हो गया, अब बारी आती है बेस की, ठीक है। अब बेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। बेस क्या होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है और टच में सोपी होता है। रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। नेचर में कोरोसिव होता है, यानी कि ये भी हार्मफुल होता है, ठीक है, इससे भी डेंजर है। और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशंस। और क्या कहते हैं, जब भी ये सॉल्यूशंस में प्रेजेंट होता है, यानी कि वाटर के साथ मिक्स रहता है, तो इसका वो वाटर के साथ जो बेस का सॉल्यूशन होता है ना, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ऐसा ही एसिड के साथ भी होता है कि एसिड अगर वाटर के साथ मिक्स है, ऐसा कोई सॉल्यूशन है जहाँ पे एसिड के साथ वाटर मिक्स है, वो सॉल्यूशन जो है ना, एक्वस सॉल्यूशन होगा वो एसिड का, और वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। उसी तरीके से बेस में होता है, ठीक है। बेस की नेक्स्ट देखते हैं क्या है प्रॉपर्टी। बेस मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करता है। साथ में हाइड्रोजन गैस के साथ सॉल्ट का भी फॉर्मेशन होता है, जैसे कि एसिड के केस में होता था। तो अभी देखिए, ये बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और Zn
ये मेटल है, इसके साथ रिएक्ट करा तो यहाँ पे बन गया Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, और H2 गैस यहाँ से क्या हो गई, इवॉल्व हो गई। ये सोडियम जिंकेट क्या है, ये एक तरह का सॉल्ट है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे एक गौर करने वाली और है कि जो बेस है ना वो सारे मेटल्स के साथ इस तरीके से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, कुछ ही मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, सारे मेटल्स के साथ ऐसा रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, अब बात है 7 पॉइंट, देखिए यहाँ पे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। अब ये तो आपको पता ही है कि कोई भी बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब नॉन मेटल्स के ऑक्साइड। नॉन मेटल्स जैसे हो गया कार्बन और इसका ऑक्साइड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सब होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जब भी कोई बेस इन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है, सेम किसकी तरह, इस वाले रिएक्शन की तरह। और आपको पता है कि क्या कहते हैं, जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, इस रिएक्शन को, ऐसी रिएक्शन को आप कौन सी रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको इस रिएक्शन का नाम याद रखना है। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और ऐसा ही होता है जब कोई बेस किसके साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, देखिए यहाँ सॉल्ट बन रहा है CaCO3 और यहाँ वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं इससे ये पता लगता है कि जो ये नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, इनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। ये एसिडिक होते हैं नेचर में, तभी तो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एल्कलाई। एल्कलाई किसे कहते हैं, तो देखिए एल्कलाइज कहते हैं, एल्कलाइज वो बेस होते हैं। अब देखिए बेस में भी आपको दो तरह के बेस दिखेंगे। एक बेस आपको दिखेंगे जो कि होंगे मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा एसिड वाले टॉपिक में, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। जैसे कि CaO हो गया, Na2O हो गया। ठीक है, ये सब जो होते हैं ये कैसे होते हैं, K2O हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड, ये सब जो होते हैं ये कैसे होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें भी क्या बेस की कैटेगरी में ला सकते हैं। उसी के साथ साथ जो कुछ बेस ऐसे होते हैं जो हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, जैसे NaOH ये भी बेस है, CaOH2 ये भी बेस है, KOH ये भी बेस है। ये सब जो है ये सब बेस है। ठीक है, अब एल्कलाई किसे कहते हैं, एल्कलाई वो बेसिस होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, जो वाटर में मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, और गिव OH- आयंस इन द सॉल्यूशन। अब देखिए, अब आपको एक बात यहाँ से समझ में आएगी कि एसिड्स में क्या कॉमन होता था, एसिड में कॉमन होता था H+ आयन। जब वो वाटर में डिज़ोल्व होते थे तो वो H+ आयन देते थे। ठीक है, और बेस क्या, बेस जब वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो आपको OH- आयन देते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। अब देखिए, अब ऐसे बेस जो कि वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, वाटर में मिक्स हो सकते हैं और आपको वाटर में डिज़ोल्व होने पे कैसे आयंस देते हैं, OH- आयंस देते हैं, उन बेसिस को हम एल्कलाइज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि NaOH हो गया, CaOH2 हो गया, ये सब जो बेसिस हैं आप इन्हें एल्कलाई कहेंगे क्योंकि ये वाटर में सॉल्यूबल है और ये आपको OH- आयन देंगे वाटर में डिज़ोल्व होने पे। ठीक है, अब वहीं हम बात करें जैसे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी नेचर में बेसिक होता है। ठीक है, लेकिन आप इसे एल्कलाई नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जब ये वाटर में डिज़ोल्व होगा तो आपको OH- आयन देगा ही नहीं,
इसके पास तो OH माइनस आयन है ही नहीं, ठीक है। तो ये एल्कलाई नहीं है, ये सिर्फ बेस है। और एल्कलाई कौन होते हैं? जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं और आपको OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है यूजेस ऑफ सम कॉमन बेसिस। अब देखिए ये कुछ बेस का नाम है और उनके यूजेस हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप कमर्शियल नेम यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका कमर्शियल नेम है कास्टिक सोडा, ठीक है, आपने सुना भी होगा ये नाम। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका यूज़ किया जाता है सोप्स बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में जैसे कि रेयॉन हो गए, और पेपर इंडस्ट्रीज़ में। दूसरा आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है KOH, ठीक है। इसका भी यूज़ किया जाता है सॉफ्ट सोप्स बनाने में, निकल आयरन स्टोरेज बैटरी बनाने में और CO2 को एब्जॉर्ब करने में। फिर आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, और इसका यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग में। वाइट वॉशिंग मतलब जो दीवार की पुताई होती है उसमें, वाइट वॉशिंग में, और CO2 गैस का टेस्ट करने में। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको CO2 गैस को टेस्ट करना है तो आप इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास करा दीजिए, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है एंटासिड की तरह। एंटासिड क्या होता है? जब एसिडिटी हो जाती है हमारे पेट में, ठीक है, तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जिस चीज़ का यूज़ किया जाता है उसे हम एंटासिड कहते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ किया जाता है कहीं ना कहीं जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। अब है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NH4OH। इसका यूज़ किया जाता है क्लॉथ से ड्राई क्लीनिंग के टाइम पे क्लॉथ से ग्रीस को हटाने के लिए और विंडो पेन्स को क्लीन करने में, ठीक है। विंडो पेन्स को क्लीन करने में इस बेस का यूज़ किया जाता है। आप कह सकते हैं जो क्लीनर्स आते हैं ना जिससे ग्लास साफ़ होता है, ठीक है, उनमें इस बेस का यूज़ किया जाता है, उसमें ये बेस डाला जाता है, ओके। तो आई होप आपको ये कॉमन बेसिस जो हैं इनका यूज़ भी समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए स्ट्रॉन्ग बेसिस वर्सेस वीक बेसिस। यहाँ पे भी जो इनका ये डिफरेंशिएशन है ये आयंस के ऊपर बेस्ड है, OH माइनस आयन। मतलब कि ये जो बेस है NaOH KOH, ये बेस जो हैं ये जब वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो पूरी तरीके से आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और इनके सॉल्यूशन से आपको लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा, तो इसीलिए इन्हें स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। अब वहीं बात करें वीक बेस की, जो ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये जो बेसिस होते हैं ये बेसिस वाटर में पार्शियली डिज़ोल्व होते हैं, कुछ ही कुछ डिज़ोल्व हो पाते हैं और कम अमाउंट में आपको हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो इन बेसिस को कहते हैं हम वीक बेसिस, ठीक है। आगे है डाइल्यूशन ऑफ बेसिस। अब बेस का डाइल्यूशन कैसे किया जाता है? जैसे कि कंसनट्रेटेड एसिड होता है, कंसनट्रेटेड बेस भी होता है उसी तरीके से, ठीक है। तो आप कंसनट्रेटेड एसिड का जिस तरीके से डाइल्यूशन करते हैं, उसमें पानी मिक्स करते हैं, उसी तरीके से बेसिस का भी डाइल्यूशन किया जाता है। और जैसे कि एसिड का जो डाइल्यूशन होता है वो भी एक्सोथर्मिक होता है ना, मतलब उसमें भी बहुत सारी हीट निकलती है। उसी तरीके से कि अगर हम किसी भी बेस को, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उसे वाटर के साथ मिलाएंगे, ठीक है, उसे वाटर में डालेंगे तो यहाँ पे भी आपको हीट निकलती हुई दिखेगी। ये भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। अब आप किसी भी बेस को कैसे डाइल्यूट करेंगे, देखिए सेम वे है, एक बीकर है, उसमें वाटर है, ठीक है, और उसमें आपने एक ले ली स्टीरिंग रॉड, उसमें आप क्या कर रहे हैं, बेस को डाल रहे हैं और धीरे धीरे उस स्टीरिंग रॉड से उसे मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। यही तरीका आपको यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि बेस में आपने वाटर डालना स्टार्ट कर दिया तो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो वहाँ पे वो बीकर टूट भी सकता है, फट भी सकता है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे हार्मफुल केसेस हो सकते हैं। तो आई होप आपको बेसिस तक का पूरा समझ में आ गया होगा। बेस तक में यही था। अब हम आगे pH के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।